तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश के सृजन पीठ। देखिए, एक तो एग्जाम में क्या है कि आपसे 2 मार्कर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा सृजन पीठ कहाँ पर है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपके मेंस में सीधा पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठों का वर्णन कीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट या मेजर सृजन पीठ जो मध्य प्रदेश के हैं उन पर आपको सीधा क्वेश्चन लिखना होता है। तो अगर आपने डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ लिया तो अगर डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और सारे पूछे तो सब लिख दीजिएगा। ठीक, तो एक एक करके शुरू करते हैं। उद्देश्य क्या है? तो युवा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। तो बेसिकली क्या है? टू एनकरेज यूथ क्रिएटिविटी। तो युवाओं में जो रचनात्मकता आनी चाहिए, लिखने के प्रति, साहित्य के प्रति जो रचनात्मकता का विकास होना चाहिए, उस उद्देश्य से सृजन पीठ का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं निराला सृजन पीठ। तो पहले तो ये बताइए, निराला कौन थे ये? हाँ, कौन? पूरा नाम क्या था? कुछ था, पढ़ा हमने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पर सृजन पीठ बेटा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित किया गया। तो अब एक और प्रश्न यहाँ से आपके मन में आ ही जाना चाहिए कि बरकतुल्लाह जी कौन थे। तो ये जो मौलाना बरकतुल्लाह थे, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, और भारत के बाहर पहली बार इन्होंने अंतरिम सरकार बनाई थी, जिसे हम अस्थाई सरकार भी कह सकते हैं। हाँ, तो कहाँ बनाई थी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान काबुल में। तो काबुल अफगानिस्तान में इन्होंने अस्थाई या टेम्परेरी गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। कब? ऑप्शन दे दें? 13, 14, 15, 16, 1900 लगा लेना। या तो कुछ काम ही नहीं है, या में तो आधा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। वो गलत आधा नहीं होता, हमेशा पूरा होता है। 1900। हाँ, चलो सही है, एक जन ने तो सही बताया। तो याद रखिएगा बेटा कि 1915 में, ठीक है। तो 1915 में इन्होंने एक अंतरिम सरकार जो है वो बनाई थी। ठीक है, कहाँ बनाई थी? तो काबुल अफगानिस्तान में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित रहे हैं? तो इससे पहले ये 1913 में एक गदर पार्टी बनी थी, उससे भी संबंधित रहे थे मौलाना बरकतुल्लाह। बेसिकली ये जो अस्थायी अंतरिम सरकार बनाई थी इन्होंने, इनके साथ में कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। तो राजा महेंद्र प्रताप उस सरकार के राष्ट्रपति, और मौलाना बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो आप कृपया ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं, हाँ जी भैया, मुक्ति बोध। देखो, अब आप लोग ना इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद ना मन नहीं करता कि बिना पूछे रह जाओ, तो पूछना तो पड़ेगा। कौन है मुक्ति बोध? गजानन माधव मुक्ति बोध। तो गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना हमने आप लोगों को पढ़ाई थी। कौन सी थी? चांद का मुख टेढ़ा। ठीक, बढ़िया। अच्छा, रानी नागफनी की कहानी किसकी थी? हरिशंकर परसाई की रानी नागफनी की कहानी। चलो, तो गजानन माधव मुक्ति बोध के नाम पर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में बेटा सृजन पीठ का निर्माण किया गया। हरि सिंह और विश्वविद्यालय, अच्छा जो भी बोल रहा हूँ याद रखिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे फालतू बोलने का। तो हरि सिंह और विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये सागर में स्थित है। और हरि सिंह गौर कौन थे? तो हरि सिंह गौर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश से भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य के रूप में भी थे हरि सिंह गौर। अब बात आती है कि ये पूछा गया था हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक, तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद आती है तो दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में दुर्गावती सृजन पीठ है। फिर राजशेखर
सृजन पीठ जबलपुर में है। राजशेखर कौन है भाई? ये युवराज देव प्रथम के दरबार में थे ये, और इनकी रचनाएं बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विद्यसाल वंजिका। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो इस बात पे बता तो दो, युवराज देव प्रथम ने बनवाया क्या था? कल से आज तक बन ही नहीं पाया आप लोगों का। परसों पूछा था, कल भी नहीं, कि युवराज देव प्रथम ने क्या बनवाया था। हाँ भाई, लाइव क्लास बताइए जल्दी से। युवराज देव प्रथम ने कुछ बनवाया या नहीं, बस ये बताओ। हाँ जी बिल्कुल, 64 योगिनी मंदिर जो है वो युवराज देव प्रथम का ही है। इसके अलावा कुछ और? नहलेश्वर टेम्पल दमोह में इनकी रानी ने बनवाया था वो तो। और कुछ? ग्वालियर से कुछ नहीं है इनका। चलो अब आ जाओ यहाँ। इसलिए कि बार बार दिमाग ग्वालियर ना जाए। और कुछ है? युवराज देव प्रथम, अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। चलो सोचते रहना आप, ऐसे ही सोच पा रहे हैं आपको। चलो, मुंशी प्रेमचंद्र। तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है ये। विक्रम विश्वविद्यालय आप जानते हैं, राजा विक्रमादित्य के नाम पर है ये। मुंशी प्रेमचंद्र जो है, कौन है पूरा नाम इनका? मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सुनी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, फिर आ जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। जबलपुर में इनके लिए सृजन पीठ है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं झांसी की रानी, मुकुल, बिखरे मोती। बस ये तीन याद हो गए तो आप जीत गए। महादेवी वर्मा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जो सृजन पीठ है इनके लिए वो भोपाल में है। और गांधी शोध पीठ जो है वो इंदौर में है। तो गांधी शोध पीठ इंदौर में है। आए बेटा यही है, एक निराला पूछा गया है, एक मुक्तिबोध पूछा गया है। आई थिंक कभी ये पूछा गया था मुंशी प्रेमचंद, हाँ सुभद्रा कुमारी चौहान भी पूछा गया। ठीक है, तो अच्छा चलो एक और आपको हम वो देते हैं। चित्रकूट में भी कोई सृजन पीठ है जो हमारे इनमें नहीं है। तो चित्रकूट में कौन सा सृजन पीठ है? पूरा बोलो। नानाजी देशमुख तो चित्रकूट में है क्या? सच बताना। फिर एक और प्रश्न बन जाएगा कि नानाजी देशमुख कहाँ है। नानाजी देशमुख और तुलसीदास की तुलसी, मुद्दा ये है। चलो, ये आपको दिया अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए। बाद में पूछ लेना जाने से पहले, बस ध्यान रखना। अच्छा, एक सुधार है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार बेटा जो आपका कालिदास एकेडमी है वो 1977 हमने आपको पढ़ाया है, उसको सुधार कर लीजिए। संविधान संशोधन नहीं करेंगे, डायरेक्ट संशोधन है, साधारण बहुमत के साथ पारित। 1978 कर लीजिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की साइट पे जब वेरीफाई 77 भी मिलता है हालांकि, लेकिन हमने जब इसकी साइट पे ही जाके देखा, मतलब मेरा कुछ नहीं है, सरकार के अनुसार 1978 है। तो देख लेना। क्या कालिदास अकादमी कहाँ थी? तो कालिदास अकादमी जो है वो उज्जैन में थी। ठीक है, तो 1978 में इसकी स्थापना आप मान लेना। तो ये तो हो गया आपके सृजन पीठ वाला क्वेश्चन। ठीक, फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन है, आया तो नहीं है कभी एग्जाम में, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। बस जस्ट पढ़ा रहे हैं, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो भारतीय संगीत के इतिहास में मध्य प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है, जिसे भुलाया नहीं जा सका। संगीत परंपरा मुख्यतः ग्वालियर, इंदौर, रीवा और मैहर क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध रही है। तो ग्वालियर, इंदौर, रीवा, मैहर इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध रही है। अगर आप लोग बता दें चारों क्षेत्रों के जो संगीतकार हैं तो हमें बड़ा खुशी होगी। ग्वालियर, ग्वालियर तानसेन मानसिंह। चलो ठीक, और सागर तो हमने बोला ही नहीं है, कहाँ से कहाँ जा रहे हो। इंदौर में कौन थे?
हमने कहा था इंदौर याद रखना। मैयर में कौन थे? सोचते रहो, बोलते रहो जब। इंदौर में कौन और मैयर में कौन? और हमने उस दिन भी जब पढ़ाया था, हमने कहा था देखो मिक्स नहीं करना, नहीं तो आपस में। हाँ, अब बोलो इंदौर में अमीर खां। ठीक है, अमीर खुसरो नहीं है। हाँ ठीक है। फिर अब यहाँ कौन फिर मैयर में? उस्ताद अली, ऐसे कोई नाम है? चलो सोच लो, सोचो। आज आप लोगों को हम इतना परेशान करने वाले, हम पहले ही बता रहे हैं। और क्वेश्चन पहचान कौन, और क्वेश्चन छोड़ दो। चलो आ जाओ भैया। ग्वालियर क्षेत्र, यह क्षेत्र ध्रुपद की जन्मस्थली और ख्याल गायकी की परिवार स्थली माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ख्याल मध्य प्रदेश का सबसे पुराना माधव संगीत विद्यालय यहीं पर है। रीवा मैयर क्षेत्र, इस क्षेत्र में संगीत के विकास का श्रेय रीवा के शासकों को दिया जाता है। और तीसरा है इंदौर क्षेत्र, तो मालवा निर्माण की संगीत परंपरा। और इंदौर में हमने ऐसे याद कराया था, इंदौर मिनी बॉम्बे है तो अमीर लोग रहते हैं, तो उस्ताद अमीर खां। क्यों भैया, लाइव में कोई नहीं बताना चाहेगा कि मैयर में कौन थे? हैं? चलो अब हम आ जाते हैं कुछ जनजातियों के प्रमुख पर्व पर। तो जनजातियों के पर्व में देखो, हमने आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव और पर्व पढ़ाए, तो उनमें भगोरिया पढ़ाया था। तो भगोरिया, एक तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भगोरिया उत्सव या भगोरिया हाट या भगोरिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा, मनाया और भी जगह जाता है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर कहाँ? अलीराजपुर या झाबुआ? झाबुआ। ठीक है, सबसे जो फेमस है वो आपको ध्यान रखना है। तो भील जनजाति, तो कुछ बता रहे हैं आप लोग मैयर का? नहीं बता रहे? भील, अलाउद्दीन खां। अब ठीक है, आ कहाँ रहा था, उस्ताद पे ही रह गए, उस्ताद तो सब हैं। भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर 7 दिन के लिए बेटा, यहाँ पर देखो सबसे अच्छी चीज पता क्या है, यहाँ लड़का लड़की छांटो बीनो वाली स्थिति है। छांटो बीनो समझते हैं? मतलब भील जनजाति के युवक और युवती, चाहे वो आईएससी क्यों ना हो, अगर वो शादी वाले नहीं है तो वो जरूर भगौरिया हाट में जाते हैं और बस अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेते हैं। मतलब जनजातियों में इतनी अवेयरनेस है जिसका कोई आप मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी कम्युनिटी से। भाई इससे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन कहाँ होगा? ठीक। तो चाटो पीना तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मतलब ये है कि आप अपनी पसंद की लड़की से यहाँ पर विवाह करते हैं, उसके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, समय बिताते हैं और फिर शादी करके लौट जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भगोरिया हाट। और स्पेशली आपको झाबुआ वाली जो भगोरिया हाट है वो याद रखनी है, यही एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। फिर मेघनाथ पर्व, फागुन, फागुन मतलब फाग वाला, होली वाला। अब आएगी होली, मार्च वाला। तो फागुन महीने के प्रथम पक्ष में गोंड और कोरकू जनजाति द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद मेघनाथ को गोंड सर्वोच्च देवता मानकर इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। फिर लारूकाज, डायरेक्ट भी पूछा गया है तो विवाह का प्रतीक है। वैसे तो लारूकाज तो गोंड जनजाति द्वारा सुअर के विवाह का प्रतीक है। नारायण देव के सम्मान में ये मनाया जाता है। तो लारूकाज गोंड का। कर्मा, उरांव जनजाति द्वारा धान की फसल रोपने की तैयार होने पर मनाया जाता है। कौन सा? याद रखना, ओराव का कर्मा, ओराव कर्मा, लारूकाज गोंड। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल। मेघनाथ जो है वो किसका है आपका? गोंड और कोरकू का। जबकि भगौरिया भा, भील। देखो एक समय के बाद ना आपके भील, गोंड, कोरकू, कोल सब एक जैसे हो जाते हैं। तो आप जितने शब्दों के साथ इंटरप्रिटेट कर लेंगे आपको उतना अच्छे से याद आएगा। देखो आपको अमीर याद आए क्योंकि आपने इंदौर को अमीर के साथ फिक्स कर लिया था। तो एटलीस्ट ऑप्शन तो लग ही जाएगा, याद आए ना आए उत्तर गलत नहीं होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसे ही कोशिश करनी है कि चीजों को कनेक्ट करें। फिर है सरहुल, उरांव जनजाति का है बेटा, प्रतीकात्मक रूप से सूर्यदेव और धरती माता का विवाह रचाया जाता। तो सिंबॉलिक होती है ना, जैसे कभी कभी किसी की कुंडली में दोष होता है तो उसके लड़के की शादी किसी गुड़िया से और लड़के की शादी किसी, ऐसे होता है ना कि गुड्डा गुड़ियों से शादी करा देते हैं, फिर बाद में इनका विवाह किया जाता है, नहीं तो पति की डेथ हो सकती है। इस तरीके की चीजें सुनी होंगी आप लोगों ने।
इवन जिन पे मांगलिक, कोई होता नहीं आप में से मांगलिक, अब आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो भी, तो आप दोनों देख लेना, मांगलिक लड़कों की शादियां आसानी से नहीं होती हैं, लड़कियों की तो और मुश्किल होती हैं। तो अरे कोई नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। सूर्यदेव और धरती माता का विवाह रचाया जाता है। रसनबा बैगा जनजाति मंडला की के द्वारा मनाया जाता है बेटा। 9 दिनों तक मधुमक्खियों की पूजा करते हैं बैगा लोग और शहद प्राप्त करते हैं। रस निकाल रहे हैं, शहद निकाल रहे हैं। रसनबा मड़ई पर्व गोंड जनजाति द्वारा मंडला और डिंडोरी जिले में मोर के पंख की ढाल की पूजा की जाती है। मड़ई में मोर के पंख की, ठीक है। पिथौरा आप जानते हैं, पिथौरा चित्रकला किनकी है? पिथौरा आई है, कौन सी बाई? पेमा भाल्या, पेमा भाल्या की है। पिथौरा और किसी की भी है, लेकिन फेमस तो इन्हीं की है ना, पेमा भाल्या की। पेमा फात्या जिसे बोलते हैं। तो पिथौरा पर भील और भिलाला जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए एक पिथौरा है जो भील का है और भिलाला का भी है। मड़ई पर गोंड का है, डिंडोरी और मंडला में। रसनबा मंडला में है। बैगा, बैगा रस निकाल रहे हैं। उराव जनजाति द्वारा सरहुल भी है और कर्मा भी है। कर्मा जो है वो धान की फसल रोपने के लिए तैयार करते हैं तब मनाते हैं। जबकि सरहुल में आपको याद रखना, सात से सरहुल, सात से सूर्यदेव और पृथ्वी माता की शादी जो प्रतीकात्मक रूप में की जाती है, तो सरहुल है। और लारूकाज, तो लारूकाज जो है वो गोंड जनजाति के द्वारा, और मेघनाथ पर्व जो है वो गोंड और कोरकू का, और भगौरिया भील की। और याद रखिए भगौरिया आर्ट महत्वपूर्ण कहाँ की है? झाबुआ की। ठीक, तो ये हुए ट्राइब्स के कुछ इंपॉर्टेंट पर्व। अब हम आ जाते हैं ट्राइब्स के कुछ नृत्यों पर। तो देखिए ट्राइबल्स के जो मध्य प्रदेश की आदिवासियों के लोक नृत्य, फोक डांस की बात कर रहे हैं। तो आपको सबको पता है कि मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल्य राज्य है। सर्वाधिक जनजातियां जो हैं, देखो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर, ठीक है, उत्तर किए जाने वाले नृत्य, तो बेसिकली क्या है कि वो स्थानीय स्तर पर, उत्तर उत्तर हटा लेना, ये स्तर पर किए जाने वाले नृत्य को आदिवासी लोक नृत्य के रूप में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश आदिवासी या ट्राइबल मेजोरिटी पॉपुलेशन वाला राज्य है, और उनके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वही इनके लोक नृत्य हैं। जैसे कर्मा, तो मंडला जिले में गोंड और बैगा जनजाति के जो कृषक हैं उनके द्वारा किया जाता है। कुंवार माह में दशहरे पर करम वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये क्या बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट? तो मांदर बजाते हैं। आदिवासी नृत्यों का राजा कर्मा नृत्य को कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्राइबल डांस का किंग ऑफ ट्राइबल डांस के रूप में आदिवासी नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है? तो कर्मा। अच्छा, कर्मा में कौन सा नृत्य, मतलब सॉरी इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है? ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया है, तो मांदर बजाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। भगौरिया नृत्य आप जानते ही हैं, झाबुआ मेनली और अलीराजपुर में भी होता है। होलिका दहन के 7 दिन पूर्व मनाया जाता है। अच्छा, कौन कौन से प्रकार की भगौरिया हाट होती हैं? हालांकि ट्राइब में बात करनी चाहिए, बताओ। ए, कौन कौन से 3 स्टेज हैं बताइए। एक एक करके, पहले एक बोलो कोई लाइव में, रुक जाओ आप, हाँ बोलिए लाइव में एक कोई बोलिए। पहली स्टेज, अब कोई तो बोलो। गुलार, गुलारिया, और फिर गोल गधेड़ो, और एक और उजाड़िया। ठीक है, जब मेला उठने को होता है तो सब उजड़ जाता है ना, तो इसीलिए। चलो वेरी गुड। तो होलिका दहन, इस पर्व में बेटा स्त्री पुरुष अपना जीवन साथी चुनते हैं। सैला बैगा जनजाति का है ये। सैला नृत्य दशहरे से प्रारंभ होकर पूरे शरद ऋतु तक चलता है। और यहाँ पर भी सैला में भी मांदर जो है वो इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र होता है। सरहुल, तो सरहुल उराव जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब उत्सव भी था, अगर अभी आपने ध्यान दिया हो, सरहुल उत्सव था जिसमें हम सूर्य और पृथ्वी माता का सिंबॉलिक विवाह करवा रहे थे।
चैत्र पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा की जाती है। मांदर और झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब भड़म सेतम तो दक्षिणी मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। भारिया ने भड़म, अच्छा भारिया में ऐसे नहीं करना भील से भड़म, क्योंकि ऐसे भी भाभा कनेक्ट हो सकता है। तो भारिया भड़म, जो भारे हैं वो धड़ाम गिर जाते हैं समझ लो। तो भारिया भारिया कहाँ मिलती है वैसे? छिंदवाड़ा के पातालकोट में। और मध्य प्रदेश की 3 अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां जो हैं बैकवर्ड ट्राइब में, एक है आपकी भारिया, एक सहरिया, एक बैगा। बैगा, भारिया, सहरिया। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। नेक्स्ट है परधौनी नृत्य। तो बैगा जनजाति में होता है बेटा विवाह के आगमन के समय, बारात के आगमन के समय जो है ना, उस समय किया जाता है। उस अवसर पर बर पक्ष की ओर से हाथी बनाकर नचाया जाता है। हाथी जैसे दुलदुल घोड़ी सुनी है आप लोगों ने, बस ऐसे ही हाथी नचाते हैं। ठीक है, तो परधौनी बैगा के द्वारा, भड़म सैतम भारिया के द्वारा, सरहुल तोराव है आपका सैला बैगा जनजाति मंडला में, और भगौरिया झाबुआ मेनली ऐसा अलीराजपुर इसी से बना है। तो वैसे भी आप, अच्छा झाबुआ से अलीराजपुर अलग हुआ है या नहीं? अलीराजपुर कब बना वैसे? और कर्मा जो है वो गोंड और बैगा जनजातियों का है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। हाँ क्या बोल रहे हैं? 2008 में, चलो बढ़िया। एक और जिला बना था 2008 में अलीराजपुर के अलावा, सिंगरौली, सीधी से सिंगरौली और अलीराजपुर झाबुआ से। अच्छा डेट और बता दो, चलो और थोड़ी खुशी होगी। 17 मई को क्या है, अलीराजपुर या सिंगरौली? अरे आ पहले आता है ना, तो 17 मई को अलीराजपुर और 24 मई को, 24 मई के 25 मई, 24 मई, बढ़िया। 24 मई को बेटा मनाया जाता है आपका क्या मनाया जाता है मतलब 24 मई को सीधी से सिंगरौली अलग हुआ था 2008 में, और 17 मई को आपका झाबुआ से अलीराजपुर बना था। ये उस समय पूछे गए क्वेश्चन है ये भी। हाँ, 5 मई कौन सी? ए भगवान बताओ ना, याद सही से करो ना। 3 जिले बने 2 बार। अब बताओ कब कब, अगर ऐसे पूछ रहे हो तो। एक 2023 में भी 3 जिलों का निर्माण हुआ है, इसके अलावा 2003 में 3, 23 में 3। चलो मध्य प्रदेश की शिल्प कला या क्राफ्ट की हम बात कर लेते हैं बेटा। अच्छा यहाँ आपको मैं पहले ही बता दूं, जो एग्जाम में आया है, एक पूछा गया है भैरूगढ़। तो भैरूगढ़ उज्जैन में है। ठीक है बेटा, लकड़ी के छापों पर स्याही और रंग की मदद से आकृतियां, भैरूगढ़ जो प्रिंट है ये आपकी जीआई टैग में भी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, उज्जैन का है एक। तो बाघ प्रिंट तो भूलेंगे नहीं, बहुत बार बता चुके हैं। बाघ की गुफाएं धार में हैं। किस पीरियड की हैं ये? तो गुप्तकालीन गुफाएं हैं। और कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और बाघ की गुफाएं कुल कितनी थी? 9। बाघ की 20 नहीं है, 20 जो है वो कहाँ की हैं? उदयगिरी की गुफाएं 20 हैं। और एक और 20 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। चलो वापस आ जाओ। तो बाघ प्रिंट धार का, छींट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बेटा 2023 या 23 का आई थिंक ऊपर का क्वेश्चन है, कि छींट जो है वो कहाँ का है? तो छींट शिल्प, ठीक है ना, सिरोंज का है ये। फिर इसके बाद आपको ये तीनों पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। शिल्प कला की हम बात कर रहे हैं, तो एक है बेटा छीपा शिल्प, तो लकड़ी के छापों पर जो है स्याही और रंग की आकृतियां छापने की कला है, भैरूगढ़ उज्जैन का है। बाघ प्रिंट धार का है। और छींट शिल्प जो है वो आपका सिरोंज का है। सुपारी तो आप समझते हैं, सुपारी हस्तशिल्प से भगवान की आकृति बनाने की कला है। ठीक है, फिर है कंघी शिल्प, तो कंघियां बनाने की कला है। पूछा जाता है कंघी शिल्प मध्य प्रदेश की किस जनजाति से सर्वाधिक चर्चित है? तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है बंजारों से। ठीक है, तो बंजारे जो हैं इनसे कंघी शिल्प, बंजारे पता है अपने आदि पूर्वज किन्हें मानते हैं? पृथ्वीराज चौहान को। हाँ वही, ये याद है आपको?
गुड़िया शिल्प, कपड़े, लकड़ी और अलंकार। अभी आज कंप्लीट करना है, नहीं तो मैं ये कहानी जरूर सुनाता आपको कि बंजारे, या नहीं छोटी सी वे तब भी नहीं सुनाएंगे। गुड़िया शिल्प, कपड़े, लकड़ी और अलंकरणों का प्रयोग कर गुड़िया बनाने की कला है। अलीराजपुर और झाबुआ की भीली गुड़िया विश्व प्रसिद्ध कलाकार बत्तोबाई हैं। ये बत्तोबाई पूछी गई हैं। तो ये भीली गुड़िया की कलाकार हैं बत्तोबाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर इसके बाद धातु शिल्प। अब धातु है तो मेटल क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो धातु यानी कॉपर है। ठीक है, तांबे से, ब्रास यानी पीतल से, फिर इसके बाद लोहे से, एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग कर कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला। अगर आप यहाँ भोपाल आर्ट वगैरह जाएंगे तो आपको ये सब चीजें देखने को बड़े आसानी से मिल जाएंगी, या फिर आप जाएं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो अलंकरण, मूर्तियां, बर्तन और एवं आभूषणों का निर्माण जो है वो किया जाता है धातु से। आप ऐसे समझ लो, मूर्तियां बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, आभूषण वगैरह, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं। फिर है कास्ट यानी कि लकड़ी, तो वुड क्राफ्ट के रूप में लकड़ी का प्रयोग कर कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला। विभिन्न प्रकार के, अब लकड़ियों से हम खिलौने बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं। फिर क्ले या मिट्टी की बात करें तो मिट्टी से भी बर्तन, खिलौने, मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं। बांस शिल्प, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में टोकरी, सूपा, खिलौने, सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्रस्तर मतलब पत्थर, ठीक है, तो स्टोन क्राफ्ट है ये। पत्थर का प्रयोग कर वस्तुएं, मूर्तियां, सिलपट्टा, ओखली, जानते हैं सिलपट्टा, सिलबट्टा जिसे बोलते हैं आप, ठीक है, ओखली बनाई जाती है। आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। तो प्रस्तर मतलब पत्थर का, बांस तो बांस ही है। होशंगाबाद में मिट्टी से खिलौने बना लो, इसके अलावा लकड़ी के खिलौने बना लो, मूर्तियां बना लो, धातु से लकड़ियां मूर्तियां बना लो। ठीक है, फिर आपकी गुड़िया, तो गुड़िया है अलीराजपुर और झाऊ की बत्तोबाई, ध्यान रखना, भीली गुड़िया के लिए। बंजारा समुदाय द्वारा कंघी शिल्प, सिपाही से भगवान बना लो। और छिपा शिल्प भैरूगढ़ उज्जैन में, बाघ प्रिंट धार में, और आपका छींट जो है वो सिरोंज में है। इनको आप ध्यान रखिएगा, ये क्राफ्ट मध्य प्रदेश के। अब हम आ जाते हैं ट्राइबल कुछ चित्रकला वाली चीजों पर। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति चित्रकारों की हम बात करते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है बेटा जहां से हर साल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है। आपको अभी से मैं एक वो दे रहा हूं हिंट की, देखिए 2023, 24, 25 में जब भी मध्य प्रदेश की किसी पर्सनैलिटी को अगर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ज्यादातर पद्मश्री मिलते हैं मध्य प्रदेश के लोगों को, तो पद्मश्री में अगर मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति और स्पेशली अगर ट्राइबल पर्सनैलिटी को कोई अवार्ड मिला है तो उस पर क्वेश्चन बिल्कुल एक पेटेंट क्वेश्चन है जो हर साल आ रहा है। तो इसको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। इवन मेंस में भी कई बार उनकी पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज द्वारा विभिन्न अवसरों पर चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग महत्व होता है। ये स्थानीय स्तर पर अधिक लोकप्रिय होते हैं। अब है कि जनगढ़ सिंह श्याम। तो जनगढ़ सिंह श्याम बेटा गोंड चित्रकार हैं। पारंपरिक चित्रों को चित्रकला के माध्यम से कागज और कैनवास पर इन्होंने उकेरा था। विधानसभा भवन में भी लगे हैं जनगढ़ सिंह श्याम के चित्र। भूरीबाई, ठीक है, भूरीबाई का संबंध झाबुआ जिले से है। पिथौरा चित्रकला के संरक्षण के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। और कौन है पिथौरा वाले, ठीक है, सुमेर सिंह गोंड। हिंदू देवी देवताओं और सूर्य चंद्रमा के चित्र इनके द्वारा बनाए जाते हैं। नर्मदा, तो मंडला जिले के पशु पक्षियों के चित्र में इन्हें महारत है। किसके, नर्मदा गोंड को। पेमा फाल्या झाबुआ से संबंधित हैं। और पिथौरा चित्रकला को विश्व प्रसिद्ध बनाने में पेमा फात्या, सही बोलें तो फाल्या भी लिखा होता है, गलत नहीं है, लेकिन फात्या FATY है, इंग्लिश वाले तो ध्यान रखें, ठीक है। एक है आनंद सिंह श्याम, गोंड जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। भज्जू सिंह श्याम, देखो भा से भज्जू भील हैं, और आनंद सिंह श्याम गोंड हैं, और जनगढ़ सिंह श्याम गोंड थे, ठीक है। और भूरी बाई भा, भूरी कौन सी होंगी, भील। देखो ध्यान रखना, कई बार तो ये पूछ ले जाता है कि भाई ये चित्रकार जो थे वो थी किस जनजाति की है, पता चले ऑप्शन तो यही आना है, भील, गोंड, बेगा, ठीक है, भारिया, सहरिया, यही आना। और तीन में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, भील में, गोंड में और
बेगाम है, क्योंकि ये जनजातियां हैं भी ज्यादा तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो भज्जू सिंह श्याम, याद रखिएगा, आनंद सिंह श्याम गोंड है, ठीक है, और भज्जू सिंह श्याम भील है। पेमा फाल्या झाबुआ से संबंधित है, पिथौरा चित्रकला की है पेमा फाल्या। फात्या नर्मदा गोंडी, अब गोंडी है तो गोंडी होंगी, मंडला की हैं, ये पशु पक्षियों के चित्र हैं। सुमेर सिंह गोंडी हिंदू देवी देवता है और सूर्य चंद्रमा के चित्र। भूरीबाई ये भी पिथौरा वाली हैं, पद्मश्री भी मिला था इन्हें, झाबुआ से हैं, और ये भील हैं, ठीक है। और जनगढ़ सिंह श्याम जो है वो गोंड हैं। कौन है? गोंड हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, कागज कैनवास पे इन्होंने उकेरा था। ये इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी आप छोड़िएगा मत, छोड़ा तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा। अब चित्रकला के चित्रकार तो हमने बात कर लिए, मध्य प्रदेश के जनजाति चित्रकारों की हमने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की चित्रकला है कौन कौन सी। तो अब अलग अलग रीजन में अलग अलग चित्रकला होगी। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन आया है वो मैं बता दूं। एक तो मांडना पूछा गया है, ठीक है, एक जरौती पूछा गया है, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, कहाँ चला गया, कोहबर, जो अभी लास्ट टाइम पूछा गया था कि कोहबर कहाँ का है। तो आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, कोहबर को, कोहबर कहाँ का हो जाएगा, तो बघेलखंड। अच्छा, सीधे रीजन पूछ लेते हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ऐसे ही चार ऑप्शन होंगे, पता चले कि अब चारों चार क्षेत्रों से संबंधित होंगे और आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, लोक कला किसी भी क्षेत्र या स्थान या लोक सांस्कृतिक परंपराओं का दर्पण है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा और कलाओं का मिश्रण होती है। अब हम बात कर रहे हैं मालवा की पेंटिंग्स की। तो मालवा की जो चित्रकला है, पहले है संजा, कन्याओं द्वारा, लड़कियों के द्वारा फूल पत्ती और गोबर द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, फूल से, पत्तियों से, गोबर से बना देते हैं दीवारों पर, ये संजा बनाते हैं। मांडना, विवाह और विभिन्न अवसर पर गेरू और मिट्टी का प्रयोग करके बनाया जाता है मांडना। अच्छा, आप लोग अगर आपको मान लो ऐसे नाम याद नहीं रहते हो, थोड़ा पिक देख लेना, क्योंकि अब सबके पिक दिखाना संभव नहीं था और जरूरत नहीं है ऐसे। लेकिन अगर आप भूलें तो आप क्या कर सकते हैं कि पिक्चराइजेशन फॉर्म में थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो अगर दिमाग में नहीं रहे, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो संजा और मांडना कहाँ के हैं ये आपके, याद रखिएगा। ऐसे माँ से मालवा, तो मांडना मालवा का है, संजा मालवा में होती निमाड़। ये जिरौती में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो याद रखिएगा जिरौती हरियाली अमावस्या के अवसर पर, ठीक है। तो हरियाली अमावस्या के नाग चित्र, नाग पंचमी, नाग के चित्र बनाए जाएंगे नाग पंचमी। और गोवर्धन या गोवर्धन मांडना की तरह गोवर्धन के चित्र भी बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है बुंदेलखंड। अच्छा, मोरते और नौरते विवाह के अवसर पर दरवाजे पर भित्ति चित्र के रूप में, जब शादी होती है तो दरवाजे पर भित्ति चित्र के अवसर पर बनाए जाते हैं मोरते। नौरते क्या है, नौरते मतलब नवरात्रि वाले। अच्छा, इन पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मोरते किस लिए, तो मोरते मैरिज, एम अगर कुछ नहीं तो, और नौरते ना नवरात्रि, ठीक है, मुझे ऐसी याद है। अब आप देख लो, गेरू मिट्टी और हल्दी से बनाए जाते हैं। मामूलिया, ठीक है, नवरात्रि के अवसर पर गोबर के द्वारा, ये तो कोई नहीं भूल सकता मामूलिया। मामूलिया जानते हैं आप लोग? बुंदेलखंड में मामूलिया बहुत फेमस है भैया। लड़कियां जो हैं गोबर से बनाती हैं, फूल वूल लगाती हैं, पत्तियां लगाती हैं, फिर नदी जाती हैं, अगर उनके यहाँ नदी होती है, मामूलिया को सराहने के लिए, तो ये मामूलिया होती है, ठीक है, नवरात्रि पे होती है। सरौती, दीपावली के अवसर पर घी से बनाए जाते हैं सरौती। सरौती समझते हो? लो, आपने क्या दीपावली की पूजा पे क्या बनाते हो आप? कुछ बनाते हो घरों में? सब बनाते हो सरौती, बस नाम अलग हो सकता है। अरे, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय करें, शुभ लाभ, और फिर जो ऐसे 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 बनाते हो सरौती, तो ये सरौती तो है। घी से नहीं बनाते हो, घी और वो क्या मिलाते, सिंदूर। अब ठीक है। अला, सबसे बड़ी बात पता क्या है, हमें बहुत सारी चीजें पता भी होंगी तो हमने कभी सोचा ही नहीं उस पे, तो वो और गायब हो जाती है। मोर मुरैला, विभिन्न त्योहारों पर दीवारों के विभिन्न रंगों से, देखो मोर मुरैला बुंदेलखंड का, सरौती बुंदेलखंड का, मामूलिया बुंदेलखंड की, नौरता मूर्ति मूर्ति जो है वो मैरिज के समय, और नौरता जो है वो
नवरात्रि के समय। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन बेटा ऐसा भी बन सकता है, 7 मार्कर में कुछ नहीं पूछ लेगा, बुंदेलखंड की चित्रकला का वर्णन कीजिए। अब आपके पास नाम नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, इनका कोई समाधान नहीं है। तो मूर्ते विवाह पर, नौरते नवरात्रि, मामूलिया नवरात्रि। ठीक है, अच्छे से गोबर से लड़कियां बनाती हैं, सरौती दीपावली पर घी से बनाए जाते हैं, और मोर मुरेला जो है वो विभिन्न त्योहारों पर बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड में। बघेलखंड में बेटा तिलंगा बनाया जाता है, तो विवाह के अवसर पर तिल के तेल में कोयले को मिलाया जाता है। ठीक है, छठी लोक चित्र, छठी मतलब बच्चे के जन्म पे छठी माता होती है ना, तो छठी माता के चित्र बनाए जाते हैं, ये बहुत फेमस है बघेलखंड में अगर आप देखेंगे तो। छठी, ठीक है, और पूजी भी जाती है छठी, छठी तो खैर नॉर्मली बहुत सारी जगह पूजी जाती। नेवरा नमे, ये बेटा आ सकता है एग्जाम में, ये आया नहीं है, एक आध बार कहीं पूछा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसका कहाँ पूछा है, बट ये एकदम से नहीं याद रहता है। तो नेवरा नमे जो है वो भादो महीने की नवमी पर सुहागिन महिलाएं देवी के रूप में होती हैं, तो नेवरा नमे बनाती हैं ये। कोहबर, ये पूछा गया है, तो हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड नहीं है ये, ध्यान रखना, बघेलखंड में कोहबर। तो विवाह और तीज के त्योहार पर घर की दीवारों पर कन्या द्वारा गेरू और खड़िया के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, कोहबर है। कोहबर कहाँ का फेमस है, हालांकि क्वेश्चन सिर्फ ये था कोहबर किस क्षेत्र का है, तो सीधा सीधा बघेलखंड आ गया। नेवरा नमे, छठी और तेलंगा, ये आपके कहाँ के हैं, बघेलखंड के। बुंदेलखंड के बताओ जल्दी से। नौरते, मोरते और सरौती, मामूलिया, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, मोर मुरैला, सरौती, ठीक, मामूलिया, नौरते, मोरते। फिर इसके बाद गोवर्धन या गोवर्धन, नागचित्र, जरौती, ये कहाँ की हैं आपकी, निमाड़ की। और संजा और मांडना मालवा की। ठीक, तो संजा और मांडना जो है वो मालवा की चित्रकला होती है। ये थी मध्य प्रदेश, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन कई बार क्या है ना, सीधे पूछते हैं वो, मध्य प्रदेश की चित्रकला का वर्णन करो, तो 10 नंबर में ही पूछेंगे, तो आपको सारे क्षेत्रों की बतानी, उनके नाम लिखने और बता देने। अच्छा, यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहाँ, मतलब एरिया वाइज आपको लिखना है, और उस किस ओकेजन में ये बनाते हैं वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या संभवतः होगी नहीं। अब आ जाते हैं लोक नृत्य पे बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो फोक डांस की बात कर लें बेटा। अब मध्य प्रदेश में देखो, अगर लोक कला अच्छे से फेमस है तो लोक नृत्य भी फेमस होंगे। ठीक है, जनजातियां भी अधिक हैं तो लोक नृत्य ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी आपकी रहती है। तो मध्य प्रदेश लोक नृत्य लोक अंचलों में अपनी सांस्कृतिक परंपरा के साथ विद्यमान है। ठीक है, तो फोक डांस ऑफ एमपी एग्जिस्ट इन फोक रीजन विद देयर कल्चरल ट्रेडिशन। बात कर लेते हैं फिर अलग अलग क्षेत्रों की। निमाड़, तो निमाड़ का जो लोक नृत्य है वो है काठी। ठीक है, काठी में देव प्रबंधनी एकादशी, सुनिए आपने, देव उठनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक सामूहिक नृत्य जो है वो किया जाता है। गणगौर, चैत्र माह में सामूहिक नृत्य शैली है गणगौर। मांडला, विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर महिला प्रधान सामाजिक नृत्य है। और फेफरिया, विवाह के अवसर पर सामूहिक नृत्य। कहाँ की बात कर रहे हैं, ये फेफरिया कहीं पूछा है, कहाँ का है, निमाड़ का। ठीक है, तो ध्यान रखना अच्छे से, देखो आप समझ लो, थोड़ा मिक्स होंगे, काठी, गणगौर, मांडला और फेफरिया। अब हम बात कर रहे हैं फोक डांस की। इससे पहले हमने किसकी बात की थी, चित्रकला की, पेंटिंग्स की। तो थोड़ा सा ये एक दूसरे में मिक्स मत करना। अब मालवा, तो मालवा के जो डांस है, मालवा में मटकी है, विवाह के अवसर पर महिला प्रधान एकल और सामूहिक नृत्य। रजवाड़ी, ऐसा रजवाड़ी आइसक्रीम आती है, राजवाड़ा वैसे ही इंदौर में है, उससे रजवाड़ी याद रख लो। त्योहार के अवसर पर महिला प्रधान कलेक्टिव डांस है ये। भगौरिया, ठीक है, होली के अवसर पर स्त्री पुरुष प्रधान है। और आरा खड़ा डंडा नृत्य जो है वो विवाह, जन्म और मुंडन संस्कार पे किया जाता है। ठीक है, तो आड़ा खड़ा डंडा नृत्य। बुंदेलखंड, ये बहुत पूछा गया है बेटा। तो बुंदेलखंड में याद रखो, एक तो बधाई पूछा गया है, तो बा से बुंदेलखंड, बा से बधाई और राई। तो ये याद रखिएगा, राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, इसलिए ये फेमस है। विवाह के अवसर पर बेड़नी जाति द्वारा ये किया जाता है। बधाई जो है वो शुभ अवसरों पे, जन्म दिवस। अब बधाई तो देखो, बधाई हो लल्ला हुआ है, ऐसे याद रख लो। फिर क्या होता है, शादी हो,
बच्चा हो जाए तो बधाई देंगे। तो जन्म दिवस, विवाह कोई शुभ अवसर है, ठीक है। महिला जो है, अब ध्यान रखना, पुरुष महिला के वेश में नृत्य करते हैं बधाई में। तो कौन करता है? पुरुष जो है वो महिला का वेश बनाकर नृत्य करता है बधाई में। ढिमराई नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर, और काड़ना नृत्य जो है वो तीज त्योहार और विवाह के अवसर पर। तीन आप अच्छे से ध्यान रखना, राई, बंधाई, ढिमराई। क्वेश्चन कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसा भी बन सकता है, कौन बुंदेलखंड का नहीं है? तो राई तो राजकीय नृत्य है, बेड़नी जाति द्वारा विवाह के अवसर पर। बधाई जो है जन्म और विवाह के अवसर पर, पुरुष जो है महिला के वेश में नृत्य करते हैं। ढिमराई विवाह के अवसर पर, और इसके अलावा कांडरा नृत्य जो है बेटा तीज त्योहार विवाह के अवसर पर किया जाता है। बघेलखंड चलते हैं। तो बघेलखंड में दादर शुभ अवसर पर पुरुषों द्वारा महिला के वेशभूषा में। तो दादर जो है वो ये भी पुरुष कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान रखना। बधाई भी कौन कर रहे थे? पुरुष महिला के वेश में कर रहे थे। शुआ, खरीफ की फसल पकने पर सिर पर कलश रख के नृत्य करते हैं। अब मुद्दा आ जाता है कि भाई खरीफ क्रॉप्स है कौन सी? तो खरीफ क्रॉप्स जो है वो अभी आई है, जो अभी उसी का सीजन चल रहा है ना, खरीफ का कि नहीं चल रहा है? रबी कब होती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फरवरी मार्च में काटी जाती है रबी। और अभी अगर हम देखें खरीफ कब, तो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में या अक्टूबर तक आप देखोगे काट ली जाती है। तो खरीफ का सीजन है, तो खरीफ की फसल जब पक जाती है तो सुआ आ जाता है। सुआ सिर पर कलश रखकर नृत्य करते हैं। कहाँ पे बात कर रहे हैं? बघेलखंड में। बिरहा जो है वो विवाह और अन्य शुभ अवसर पर पुरुष प्रधान नृत्य है। बिरहा कैसा है बेटा? पुरुष प्रधान नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, बघेलखंड में हमने चित्रकला बताई थी और मैंने ये कहा था ये पूछा गया है, बोलो। कोह बल नहीं है? हाँ तो सही बोलो ना, कोहबर। अच्छा यही बोल रहे हैं हाँ ठीक है। देखो ध्यान रखना अच्छे से, कोहबर, नेउरानमी, छठी और तिलंगा, ये हैं चित्रकला। अच्छा देखो मिक्स क्या होता है, पूछी चित्रकला है, पता चले डांस लिखा है, डांस की जगह चित्रकला लिखा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली ध्यान रखना चीजों को, कि पता चले कि कुछ का कुछ ही बना के आ गए। ठीक है। अब बुंदेलखंड में कौन कौन से थे? तो राई नृत्य था, बधाई नृत्य था, ढिमराई था। राई, बधाई, ढिमराई ऐसे याद रख लो। ठीक है। कानडा थोड़ा अलग लगता है। मालवा में मटकी है, रजवाड़ी है, भगौरिया है, आड़ा खड़ा है। ठीक है। जबकि हम जब निमाड़ की बात कर रहे थे तो काठी, गणगौर, मांडला और फेफरिया, ये कहाँ के हैं? निमाड़ के लोक नृत्य या फोक डांस होते हैं। चलो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें लोक नाट्यों की। एक मिनट, चलो यहां से शुरू करते हैं। अब आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं ये सब, फिर भी रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी हो गए थे। कौन थे कृषि पंडित? अरे कृषि की भविष्यवाणी कौन करते थे बाबा? घाघ, घाघ भादरी की रचनाएं, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताओ जल्दी से, कौन कौन से थे ऐसे लोक साहित्यकार? जगनिक, जगनिक ने क्या किया है? आलाखंड और परिमल रासो। आलाखंड में कितनी लड़ाइयों की बात की गई है? 52 के 6? पक्का? अच्छा चलो ठीक। अलाउदल, और एक और रचना इनकी परिमल रासो, किसके ऊपर लिखी है? परमार्दी देव या परिमल देव पर। कौन है ये परिमल देव? आखिरी महत्वपूर्ण शासक। इन्हें किसने हराया था? 11 1182 में महोबा के युद्ध में। और 1203 में इन्हें किसने हराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलो वापस आ जाओ। मालवा अंचल के प्रसिद्ध लोक नृत्यों की, फोक डांस की अगर हम बात करें, बेटा पढ़ चुके हैं अभी हम थोड़ी देर पहले ही, थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं। जैसे मटकी मालवा में है, विवाह और अन्य शुभ अवसरों पे महिला प्रधान है, एकल और सामूहिक नृत्य थे ये। ढोल की ताल पर यह नृत्य किया जाता है। रजवाड़ी विवाह जन्म दिवस, जैसे देखो बधाई जो है वो विवाह और जन्म दिवस पे दे रहे थे, बुंदेलखंड में नृत्य हो रहा था ये।
ठीक है। यहाँ रजवाड़ी है, महिला प्रधान नृत्य, ढोल की पारंपरिक ताल पर नृत्य किया जाता है, जबकि बधाई में पुरुष जो है वो महिला के वेश में डांस कर रहा था। रजवाड़ी में महिला है। भगौरिया होली के अवसर पर है, महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। भगौरिया विशेष रूप से कहाँ? झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ में है। फिर आड़ा खड़ा नृत्य, विवाह जन्म मुंडन पर महिला प्रधान सामूहिक नृत्य। पतंग उड़ाने के अवसर पर पतंग नाच किया जाता है, पुरुष के साथ महिलाएं भी यह नृत्य किया जाता है। तो मालवा अंचल में प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए प्राचीन काल से वर्तमान काल तक नृत्य आदि किए जाते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा 7 मार्कर में आए कि मालवा अंचल के लोक नृत्य या फोक डांस का वर्णन कीजिए, तो आपको बताना है मटकी, रजवाड़ी, भगौरिया, आड़ा खड़ा और पतंग। इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि सब में महिलाएं हैं, सब में महिलाएं हैं। ठीक है, पुरुष के साथ महिलाएं हैं पतंग नाच में, पतंग तो पुरुष उड़ाते ही हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। देखो आड़ा खड़ा में भी महिला है, भगौरिया में महिला पुरुष है। भगौरिया तो कोई भूलने का नहीं क्योंकि लड़की ढूंढ रहा है वो तो ठीक है। और रजवाड़ी और मटकी, ठीक है, तो ये महिलाएं हैं, इनको ध्यान रखना। निमाड़ में याद है काठी, तो देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सामूहिक नृत्य किया जा रहा था, और बाना नामक वेशभूषा और ढाक वाद्य यंत्र का प्रयोग कर पार्वती जी की तपस्या पर आधारित नृत्य है। ये कौन सा? काठी। ठीक है, तो निमाड़ की काठी। ठीक, गणगौर जो है वो चैत्र माह में किया जाता है, सामूहिक नृत्य। गणगौर माता की उपासना महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, पति की दीर्घायु। आप देखिए गणगौर की पूजा आप लोगों ने भी सुनी होगी, दीर्घायु की कामना करती है, शिव शक्ति की उपासना गणगौर में की जाती है। मांडला, विवाह और अन्य अवसरों पर ढोलक की थाप पर तीव्र गति से, ये भी महिला प्रधान है। फेफरिया, ठीक है, तो फेफरिया भी आपका कहाँ का था? निमाड़ का ही चल रहा है। विवाह के अवसर पर नृत्य, सामूहिक नृत्य शैली है, स्त्री पुरुष जोड़ी बनाकर। और डंडा नाच, देखो आड़ा खड़ा मालवा का है, डंडा जो है वो निमाड़ का है, काठी जो है वो निमाड़ की है, और मटकी जो है वो मालवा की है। ठीक है, तो चैत्र बैसाख माह में ढोल और थाली पे कृषकों द्वारा हाथों में डंडा लेकर यह नृत्य किया जाता है। मालवा का निमाड़ अंचल अपनी लोक कलाओं में अनूठा है। इन लोक कलाओं का महत्वपूर्ण पहलू लोक नृत्य है ये। ठीक है, बुंदेलखंड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप याद करें तो राई मध्य प्रदेश का स्टेट डांस या राजकीय नृत्य है। विवाह विभिन्न अवसरों पर नृत्य की शैली मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति से कौन कर रहे थे? बेड़िया जाति द्वारा या जनजाति द्वारा किया जाता है। राई के कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी देवी। बधाई, विवाह और अन्य शुभ अवसरों पे पुरुष महिला के वेशभूषा में धारण करते हैं। तो याद है बधाई हो, मैंने कहा था ना, विवाह पर जन्म पर बच्चे की बधाई दी जाती है, तो बधाई बुंदेलखंड। ढिमराई, विवाह व अन्य पर्व नवदुर्गा पे नर्तक द्वारा कथक शैली में ढिमराई नृत्य किया जाता है, ढिमराई जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सैला, ठीक है, सहरा भी बोलते हैं कई बार, तीज के अवसर पर पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य शैली है। सावन माह के काजली तीज के अवसर पर कृष्ण लीलाओं को संबंधित, तो इसमें आपका क्या हो रहा है? सैला में कृष्ण लीला जो है वो उनको किया जाता है। और ठीक है, कानाडा नृत्य में विवाह व अन्य विभिन्न अवसरों पर लोटा ढोलक वाद्य यंत्र प्रायः धोबी समाज ने शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों वाइज हमने आपको बता दिया, बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा, इन क्षेत्रों के जो लोक नाट्य लोक नृत्य जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए लोक नृत्य। अब हम आ जाते हैं लोक नाट्य पर। अब मध्य प्रदेश का स्टेट डांस कौन सा था? राई। लेकिन लोक नाट्य क्या है हमारा? लोकनाट्य माच है। ठीक, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य की अगर हम बात करें फोक ड्रामा की, तो फिर वही मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो मालवा, मालवा में माच, देखो आप समझना अच्छे से, मालवा का माच जो है वो क्या है? आपका लोक नाट्य। जबकि बुंदेलखंड का राई जो है वो डांस है, नृत्य है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो लोक नृत्य है, ये लोक नाट्य है। संपूर्ण अंचल में उज्जैन माच की उद्गम भूमि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माच का उद्गम या ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो माच जो है वो उज्जैन से उसका उद्गम हुआ है। मालवी लोक जीवन पर आधारित है, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है ये, याद रखिएगा अच्छे से। और प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन है। ढोला मारू,
तो भवाई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत हैं। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में भी आपने ढोला मारू सुना होगा, ये बहुत फेमस है राजस्थान में। तो माछ और ढोला मारू कहाँ का? मालवा का। ठीक है। निमाड़ में गम्मत, तो गम्मत जो है वो नवरात्रि, होली, गणगौर के अवसर पर निमाड़ में होता है। ठीक है। हास्य और व्यंग घटनाओं पर आधारित है। खम्ब स्वांग होली के अवसर पर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए निमाड़ में एक है गम्मत। अब हम लोकनाट्य, देखो हमने चित्रकला पढ़ी, फिर नृत्य पढ़े, अब हम लोकनाट्य की बात कर रहे हैं, फोक ड्रामा की बात कर रहे हैं। तो ड्रामा में जो है वो गम्मत है, ठीक है, निमाड़ का। और खम्ब स्वांग जो है वो होली के अवसर पर कोरकू जनजाति द्वारा, खम्ब मतलब खंबा लगाकर उसके आसपास जो डांस करते हैं ना, ठीक है, तो मेघनाथ की पूजा की जाती है, खम्ब स्वांग है। बुंदेलखंड में स्वांग है और निमाड़ में खम्ब स्वांग है। ठीक है। विभिन्न त्योहारों और उत्सवों पर राई नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया जाता है, सामाजिक घटना पर आधारित होता है स्वांग। ठीक है। बुंदेलखंड में लकड़बग्गा विवाह के अवसर पर खुले मंच पे किया जाता है स्वांग। और बघेलखंड में होती है नौटंकी, किसी भी शुभ अवसर पर पौराणिक कथाओं पर आधारित जो है वो होती है। तो नौटंकी कहाँ की है? बघेलखंड की है। अच्छा ध्यान रखना, अब आपसे ऐसे पूछे नौटंकी किस राज्य की फेमस है, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश की है, तमाशा महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। तो स्टेट डांस के रूप में, स्टेट में अगर हम देखें तो नौटंकी कहाँ की? यूपी की, और तमाशा महाराष्ट्र का। ठीक है, समझ में आ रही? लेकिन मध्य प्रदेश रीजन में नौटंकी बघेलखंड, टच तो यूपी हो रहा है वहां भी। ठीक है, समझ में आ रही ना? तो किसी भी शुभ अवसर पर लकड़बग्घा और स्वांग बुंदेलखंड के लोक नाट्य हैं ये। खम्ब स्वांग और गम्मत निमाड़ के हैं। और माच और ढोला मारू, देखो कंफ्यूजन कहाँ आता है, जैसे माच क्या है तो लोक नाट्य है, राई क्या है? राजकीय नृत्य या नृत्य है। राई बुंदेलखंड का है और माच मालवा का है, और बधाई बुंदेलखंड का है। बासे बधाई, बासे बुंदेलखंड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और काठी, काठी निमाड़ की है, ठीक है, लेकिन मटकी मालवा की है। तो थोड़ा सा, अब जैसे होता क्या है, आपको क्या करना है, मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ। 2 पेज लेना और चित्रकला, नृत्य और लोकनाट्य, आपको क्या करना है, चारों चारों रीजन बना लेना और उनकी चीजों को पैरेलल देखना और उन्हें पैरेलल याद करने की कोशिश करना, तो आपको लंबे समय बाद याद रहेंगे। ये प्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि प्री में देखो एक जैसे कोहबर पूछा गया है, अब आपको जब बता दिया हमने, आपको भैरूगढ़ पूछ बताया, हमने पहले ही आइडेंटिफाई करा दिए कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे बन जाएंगे। लेकिन मेंस में क्या, अगर आपने अच्छे से उन्हें कनेक्ट नहीं किया और कंपैरिजन नहीं किया तो वो मिक्स हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो पता चले किसी क्षेत्र का किसी क्षेत्र में लिखा है, या फिर नृत्य पूछा तो लोकनाट्य लिखा है, या चित्रकला में कुछ और लिखा है। तो उन स्थितियों में आपको क्या करना होगा कि पैरेलल चीजों को बनानी होंगी। और फिर भी याद नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं एक चार्ट थोड़ी मेहनत करके अलग से पैरेलल बना दूंगा तीनों का, और फिर से बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाता है आपका लोकनाट्य या फोक ड्रामा। बधाई जल्दी जल्दी बताओ, बधाई कहाँ का है? बुंदेलखंड। राई बुंदेलखंड। ढिमराई और क्या था? देखो ध्यान रखना, इसको ये भूल जाओगे कनाडा, ठीक है, नाराज हो जाएगा ये कनाडा। ठीक, ये हो गया हमारा यूनिट 4 का सारा सिलेबस। एक बार मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ, अगर कहीं कोई चीज छूट गई हो तो एक बार हम लोग कर लेंगे उसको भी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैसे तो कुछ नहीं छूटा है, लेकिन फिर भी 2 मिनट बस, पहले एक बार सिलेबस देखिए कि अगर कोई चीज छूटी तो नहीं है किसी भी स्थिति में। हाँ जी बिल्कुल। 2-3 टेस्ट ले लेंगे हम एमपी के, तो आपके आप लोग तो कर लो रिवीजन अच्छे से, और प्री के टेस्ट देने में ऐसी कोई, और अच्छी बात पता है क्या, अगर फैक्ट थोड़े से अच्छे हो जाएंगे ना, इस गलती भी होते हैं, डिस्कस कर लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं फिर वो बेटर होंगे वो।
नहीं, वो तुरंत ही करा देंगे, उसका बाद का कोई सिस्टम नहीं रखेंगे। हालांकि ऐसा भी है, तसल्ली से आप तो 200 क्वेश्चन का दे दो एक बार टेस्ट, और फिर हम आराम से अगले दिन बढ़िया तसल्ली से डिस्कस करा दें, कोई जल्दी नहीं है उस बहाने। देखो होता क्या है, जब 8 बज जाते हैं ना तो फिर लगता है चलो आप भी जाओ हम भी जाएं। तसल्ली से डिस्कस करा देंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी तो आइडेंटिफाई करा देंगे, ये क्वेश्चन आए हैं, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो क्या एक ओवरव्यू आपका बन जाएगा। कोई ऐसी जल्दी नहीं कि हमें 5वीं यूनिट तुरंत ही खत्म करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग रिवीजन कर लो। अपन फोर्थ, चौथी क्या, जैसे अपन ने तीसरी में भी देखा स्वतंत्रता आंदोलन, इसके अलावा हमने यहाँ भी पढ़ा मध्य प्रदेश, ठीक है, और आगे भी जो आएंगी वो सब। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी जो आने वाला है। देखो हमने आपको गणतंत्र के रूप में भारत का उदय ये टॉपिक करा दिया, राज्यों का पुनर्गठन अच्छे से बताई दिया है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन, स्वतंत्रता की घटना, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन थे। सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, वास्तुकला बता दी, विश्व धरोहर स्थल आपको बता दिए, पर्यटन आपको बता दिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रीवियस ईयर में आई हो और आपने इस यूनिट में नहीं पढ़ी हो। तो लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया है। बस थोड़ा सा ये कि आप देखिए, ये सेक्शन टफ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप इस यूनिट को देखो तो आई थिंक 5वीं क्लास होगी ये, 5वीं या चौथी, 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 क्लास में चौथी यूनिट अपनी हो गई है, और आप सिलेबस वाइज प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आपके सारे क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी कवर हैं। तो बस थोड़ा सा रिवीजन करो। और देखो जो छोटी यूनिट्स हैं या जिन्हें हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं और उन्हें हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, लिख के देखने की कोशिश करें, तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनेंगे, आपसे मेंस में ही बनेंगे। और हम आपको ऑब्जेक्टिव की अच्छी खासी प्रैक्टिस करा देंगे, तो हमारा मतलब 200 क्वेश्चन का एक टेस्ट, फिर 100 के और 2 टेस्ट, तो हम आपके 3-4 टेस्ट एमपी के ले लेंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहीं से रिपीट हो जाते हैं। और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे आपके एमपीपीएससी के और बाकी एग्जाम्स के, तो वो सब। और एज सच देखा जाए ना तो इंडियन हिस्ट्री की तुलना में एमपी हिस्ट्री, चाहे प्रीलिम्स में देखो या मेंस में देखो, वेटेज भी ज़्यादा है और सेक्शन छोटा है इंडियन हिस्ट्री की तुलना में, तो वो हमेशा छोटा है ही। तो इसको हम लोग करा देंगे आपको, ठीक है। तो लगभग सब कुछ हो गया। अगर किसी को कुछ भी लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन या ऐसा कुछ है, तो आप मुझे बता देना, मैं अलग से और करा दूंगा। अब जो नेक्स्ट यूनिट हमें पढ़नी है, एक है हमारे जनजातीय नायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हुआ तो मैं पहले आपको ट्राइबल पर्सनैलिटी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी हमने कुछ पर्सनैलिटी पढ़ी, ठीक है, जो चित्रकार वाले थे वो पढ़े। तो इनके साथ में अब जैसे हमने थोड़ा सा क्या पढ़ लिया, शंकर शाह 1857 की क्रांति में पढ़ा हमने, रघुनाथ शाह पढ़ा, बताओ जल्दी से इन्हें फांसी कब दी गई थी, 18 सितंबर 1857 को। रानी दुर्गावती हमने थोड़ी सी पढ़ी, ठीक है। भीमा नायक हमने पढ़े, ठीक है, 1800। खाज्या नायक पढ़े, टांट्या भील, गंजन सिंह कोरकू, बस। बादल भोई आपने नहीं पढ़े हैं, और पेमा फाल्या को अभी जस्ट मैंने आपको सिर्फ नाम नाम बताया था चित्रकार के रूप में। तो थोड़ा सा इनकी डिटेल हम आपको बता देंगे सारे लोगों की। और ये आपके सेम यही लोग आपकी जो 10वीं यूनिट प्रीलिम्स की है उसमें भी सेम रिपीट होते हैं। तो कई सारी जगह आप जब इन्हें अलग अलग तरीके से देखोगे ना, तो वो हर जगह आपको ढूंढ के मिल जाएंगे इस तरीके से। अब जैसे गोंड वंश है, तो ये गोंड शासक ही तो है, तो आपको जिस भी रूप में आप पढ़ो, देखो रिपीट तो हो ही रही हैं चीजें, तो उनको थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेंगे तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी, कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं होगी। कोशिश करेंगे हम इसको भी। ये एक्चुअली ना देखने में छोटी है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 6 रियासत हैं, इनकी क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा है। स्पेशली जैसे आप बुंदेलों की बात करें तो इनकी शाखाएं बहुत हैं, ठीक है। जैसे हमने उनको तो फिर भी, किसको, कच्छप घाट की शाखाएं कौन कौन सी थी, नरवर, दूपकुंड और ग्वालियर, ठीक है। इनकी शाखाएं बहुत अलग अलग हैं और उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं ये। तो हम इनके मेन जो है आपकी ओरछा वाला सिस्टम, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कल भी हमने आपको बताया था बीर सिंह बुंदेला जो थे, इन्होंने जहांगीर के कहने पे अबुल फजल की हत्या कर दी थी, और इन्होंने ओरछा में जहांगीर के लिए जहांगीर महल का निर्माण कराया था। और जहांगीर ने कहा था कि अगर बीर सिंह बुंदेला ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं शासक नहीं बन पाता। तो ये उनके एकदम घनिष्ठ मित्र थे बीर सिंह बुंदेला, ठीक है। तो ये रियासतें हम पढ़ लेंगे, पहले मैं आपको ये वाला सेक्शन कंप्लीट करा दूंगा,
और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम एक दिन में सारे जनजाति नायक आपको कंप्लीट करा दें किसी भी स्थिति में। और अगर हमारा एक सेक्शन हो गया तो हम अगले सेक्शन पे भी उसी दिन चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आप लोगों का काम ये है कि जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए और क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी करने की कोशिश करिए। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है वेल एंड गुड है, नहीं है आप बोलो, मैं आपको अभी थोड़ी देर में एमपी हिस्ट्री की पूरी एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा क्वेश्चन की विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप लोग लगा सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, कोई बुराई नहीं। और थोड़ा एक्सप्लेनेशन है तो उसका एक फ़ायदा आपको ये रहेगा कि चीज़ें आपकी रिपीट होंगी, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया यहाँ तक का। अब आज नहीं बता रहा मैं, कल ही करेंगे अब तो। ठीक है, लाइव में कुछ पूछना है बेटा किसी को? अच्छा मुझे ये बताओ पहले तो कि चौथी यूनिट में किसी को संभवतः तकलीफ तो नहीं हुई होगी, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत टफ था नहीं। अगर फिर भी, और पता है ये सबसे छोटा है और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, क्योंकि ना आर्ट एंड कल्चर हमेशा से महत्व का रहा है और स्टेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको आप बार बार रिपीट करिए, और मैंने बहुत कंसाइज वे में इसीलिए कराया कि आप उसे रिव्यू कर पाए अच्छे से। लाइव में कोई क्वेश्चन है किसी का बेटा?